नेमेसियो ओसेगेरा सेर्वांतेस, जिसे एलमेंचो भी कहते हैं, अमीर या ताकतवर पैदा नहीं हुआ था। वो बहुत ही साधारण परिवार से था, दौलत और शोहरत की दुनिया से कोसों दूर। वो मिक्वाकान, मेक्सिको के एक छोटे से गांव अगिलीला में एक किसान का बेटा था। ये गांव ऊबड़ खाबड़ इलाके में बसा हुआ था, जहां जिंदगी साधारण थी लेकिन मुश्किल। मिक्वाकान अपने खेतों के लिए जाना जाता है, खासकर एवोकाडोस के लिए, लेकिन ये एक ऐसी जगह भी है जहां ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है। उपजाऊ जमीन जो फसलें उगाती थी, ड्रग ट्रेड के साए भी छुपाती थी। वहां पलते बढ़ते एलमेंचो ने ड्रग ट्रेड को अपनी आंखों से देखा। उसने उन छुपे हुए कामों को देखा जो खेतों में होते थे, और उस जल्दी पैसे का लालच जो ये देता था। उसने आसान पैसे का आकर्षण देखा, लेकिन उसके साथ आने वाली हिंसा भी देखी। ड्रग ट्रेड की क्रूर सच्चाई उसकी नजरों से कभी दूर नहीं थी। एलमेंचो की शुरुआती जिंदगी मुश्किल थी, कम पैसे और अपनी स्थिति सुधारने के कम मौके। उसका परिवार कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फल बहुत कम मिलता था। अपने गांव के कई युवाओं की तरह उसे गरीबी से बचने के ज्यादा रास्ते नजर नहीं आते थे। बेहतर जिंदगी के सीमित अवसरों के साथ भविष्य धुंधला लगता था। जल्दी अमीर बनाने का वादा करने वाला ड्रग ट्रेड एक अच्छा विकल्प लग रहा था। ये एक रास्ता दिखाता था, अपनी किस्मत बदलने का मौका। जल्द ही एलमेंचो ने marijuana उगाना शुरू कर दिया। गैर कानूनी ड्रग बिजनेस में शामिल हो गया। उसने जल्दी ही काम सीख लिया, जोखिम और फायदे समझ लिए। वो और पैसा और ताकत चाहता था, इसलिए वो ड्रग ट्रेड में और ज्यादा शामिल हो गया। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे बड़े जोखिम लेने और बड़े फायदे की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। वो जल्दी ही ऊपर उठ गया, एक स्वाभाविक कठोरता और व्यापारिक समझ दिखाते हुए, जो बाद में उसे एक शक्तिशाली कार्टेल लीडर बनाएगी। उसका उदय एक निर्मम दृढ़ संकल्प द्वारा चिह्नित किया गया था। उसके शुरुआती अनुभवों ने उसकी सोच को आकार दिया और मेक्सिको के सबसे वांछित अपराधियों में से एक के रूप में उसके भविष्य का मंच तैयार किया। उसने जो रास्ता चुना वो खतरे से भरा था, लेकिन वो ऐसा रास्ता था जिस पर वो अटूट संकल्प के साथ चला। बेहतर जिंदगी और ज्यादा पैसों की चाह में एलमेंचो यूनाइटेड स्टेट्स चला गया। वो उन अवसरों को पाने की उम्मीद से प्रेरित था जो उसके गृहनगर मिक्वाकान में उपलब्ध नहीं थे। 1980 के दशक में उसने कैलिफोर्निया में इलीगली बॉर्डर पार किया, जो ड्रग यूज और डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रमुख केंद्र था। भीड़ भाड़ वाली सड़कों और जल्दी पैसा कमाने के वादे ने उसके जैसे कई लोगों को आकर्षित किया। उसने सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर ड्रग्स बेचकर शुरुआत की। ये एक कठिन जीवन था, लेकिन वो इसे कामयाब बनाने के लिए दृढ़ था। इससे उसे यूएस ड्रग मार्केट और बॉर्डर के पार ड्रग्स की स्मगलिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने ट्रेड के ट्रिक्स सीखे, इसमें शामिल जोखिमों और लाभों को समझा। उसने जल्दी सीखा, कनेक्शंस बनाए और एक नेटवर्क बनाया। ये कनेक्शंस उसके भविष्य के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण थे। उसकी महत्वाकांक्षा और क्रूरता ने उसे नोटिस करवाया, और वो जल्द ही लोकल ड्रग ट्रेड में ऊपर उठ गया। वो सिर्फ एक और स्ट्रीट डीलर नहीं था, उसकी बड़ी योजनाएं थीं। वो सिर्फ ड्रग्स बेचना नहीं चाहता था, वो पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहता था। प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक उसका लक्ष्य इसके पीछे का मास्टरमाइंड बनना था। लेकिन यूएस में उसका समय ज्यादा नहीं चला। आखिरकार कानून ने उसे पकड़ लिया। 1990 के दशक की शुरुआत में उसे ड्रग्स रखने के लिए गिरफ्तार किया गया और मेक्सिको वापस भेज दिया गया। ये एक बड़ा सेटबैक था, लेकिन इससे उसकी हिम्मत नहीं टूटी। इस सेटबैक ने उसे और भी डिटरमिन्ड बना दिया। उसने प्रिजन में अपने समय का इस्तेमाल अपनी अगली चाल की योजना बनाने के लिए किया। वो ड्रग ट्रेड में सफल होने के लिए तैयार होकर मेक्सिको वापस गया। उसका संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। यूएस में बिताए उसके समय ने उसे वो नॉलेज और कॉन्टैक्ट्स दिए थे जिनकी उसे एक बड़ा इम्पैक्ट डालने के लिए जरूरत थी। अब वो मैक्सिकन ड्रग वर्ल्ड में पावर में आने के लिए स्किल्स और कनेक्शन से लैस था। मेक्सिको वापस आकर एलमेंचो मिलेनियो कार्टेल एक पावरफुल ड्रग ट्रैफिकिंग ग्रुप में शामिल हो गया। उसके यूएस एक्सपीरियंस और लीडरशिप स्किल्स ने उसे रिस्पेक्ट दिलाई, और वो जल्दी ही कार्टेल में इंपॉर्टेंट बन गया। उसने ड्रग शिपमेंट्स को कोऑर्डिनेट किया, डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज किया और कार्टेल को कंट्रोल में रखने के लिए वायलेंस और थ्रेट्स का इस्तेमाल किया। वो अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और अडेप्ट करने की क्षमता के लिए जाना जाता था, जो क्वालिटीज बाद में काम आएंगी। लेकिन मिलेनियो कार्टेल को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा।
पुलिस और राइवल गैंग्स का प्रेशर, साथ ही इंटरनल फाइट्स और बिट्रेयल्स ने ग्रुप को कमजोर कर दिया। इस इंस्टेबिलिटी ने एल मेंचो को अपना मूव बनाने का मौका दिया। उसने टेक ओवर करने और अपनी क्रिमिनल एम्पायर बनाने का अपॉर्चुनिटी देखा। 2000 के दशक की शुरुआत में मिलेनियो कार्टेल छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट गया। इनमें से एक, जिसका नेतृत्व एल मेंचो कर रहा था, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल या CJNG बन गया। एल मेंचो के लीडरशिप में CJNG जल्दी ही मैक्सिकन ड्रग ट्रेड में एक मेजर फोर्स बन गया। एल मेंचो की स्ट्रैटेजी और रूथलेस टैक्टिक्स ने CJNG के राइज को बढ़ावा दिया। वो जानता था कि जमीन, रिसोर्सेज और ट्रांसपोर्ट रूट्स पर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। उसने एक प्राइवेट आर्मी बनाई, अपने आदमियों को पावरफुल वेपन्स दिए और उन्हें अर्बन वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया। CAG सिर्फ ड्रग्स बेचने से ज्यादा करता था। वो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, फ्यूल चुराने और इलीगल माइनिंग में शामिल थे। इससे उन्हें लोकल कम्युनिटीज पर ज्यादा पैसा और कंट्रोल मिला। एल मेंचो चाहता था कि CJNG मेक्सिको का सबसे पावरफुल कार्टेल बने। CJNG के राइज के साथ मेक्सिको में वायलेंस की एक बड़ी लहर आई। एल मेंचो ने राइवल्स को खत्म करने, क्रिटिक्स को चुप कराने और लोगों को डराने के लिए एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी का इस्तेमाल किया। उसके टेरर के राज ने पूरे देश में खून खराबा कर दिया। मैस किलिंग्स, बीहेडिंग्स और पब्लिक डिस्प्लेज ऑफ वायलेंस CJNG की सिग्नेचर बन गए। उन्होंने कम्युनिटीज को टेरराइज किया, लोगों को अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया। कार्टेल की क्रूएल्टी ने सभी को शॉक कर दिया। CJNG की वायलेंस बेतरतीब नहीं थी, इसे फियर पैदा करने और कंट्रोल बनाए रखने के लिए प्लान किया गया था। एल मेंचो जानता था कि वायलेंस हालांकि भयानक है लेकिन इफेक्टिव है। वो अपने एनिमीज को डराना और किसी भी रेजिस्टेंस को रोकना चाहता था। दुनिया के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक होने के बावजूद एल मेंचो सालों से कैप्चर होने से बचता रहा है। वो लॉ से आगे रहता है क्योंकि वो क्लेवर है, उसके इन्फॉर्मेंट्स हैं और उसने फियर का माहौल बनाया है। ऐसा माना जाता है कि एल मेंचो जलिस्को, मिचोअकान और कोलिमा के पहाड़ों में छिपा है, एक एरिया जिसे ड्रग प्रोडक्शन के लिए गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। ये रिमोट एरिया उसे छिपने में मदद करता है और उसे लॉयल सपोर्टर्स से प्रोटेक्शन देता है। वो बेहद पैरानॉइड है और उसके पास टाइट सिक्योरिटी है। वो रेयरली फोन्स यूज करता है, ट्रस्टेड लोगों के जरिए मैसेजेस भेजता है और कॉन्स्टेंटली घूमता रहता है। उसका इनर सर्कल छोटा और बहुत लॉयल है, जिससे अथॉरिटीज के लिए इंफॉर्मेशन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। एल मेंचो को पकड़ना मैक्सिकन और US अथॉरिटीज दोनों के लिए टॉप प्रायोरिटी है। एक बहुत बड़ा मैनहंट चल रहा है जिसमें हजारों पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सोल्जर्स शामिल हैं। US उसकी गिरफ्तारी की इंफॉर्मेशन देने पर $10 मिलियन का रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है। मैक्सिकन गवर्नमेंट ने CJNG से लड़ने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजी है, जिससे इंटेंस गन बैटल्स हुई है। वो कार्टेल के पैसे के पीछे भी पड़े हैं, एसेट्स जब्त कर रहे हैं और उनके ऑपरेशंस को डिसरप्ट कर रहे हैं। लेकिन CJNG डीपली कनेक्टेड है और उसने गवर्नमेंट के कुछ पार्ट्स को करप्ट कर दिया है, जिससे चीजें मुश्किल हो रही हैं। US ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन और अदर एजेंसीज इंफॉर्मेशन शेयर करने और ऑपरेशंस प्लान करने के लिए मेक्सिको के साथ काम कर रहे हैं। वो CJNG के इंटरनेशनल ड्रग राउट्स और फाइनेंसेस को भी टारगेट कर रहे हैं। ड्रग वॉर्स और कार्टेल्स के बारे में न्यूज स्टोरीज के पीछे एक भयानक ह्यूमन कॉस्ट है। हेडलाइंस अक्सर अनगिनत परिवारों द्वारा एक्सपीरियंस्ड सफरिंग की डेप्थ को कैप्चर करने में विफल रहती है। एल मेंचो की वायलेंस ने मेक्सिको में कई परिवारों को तबाह कर दिया है। उसके कार्टेल के रूथलेस एक्शंस ने हार्ट ब्रेक और डेवस्टेशन का रास्ता छोड़ दिया है। हजारों लोग मारे गए हैं, गायब हो गए हैं या अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पूरे कम्युनिटीज उजड़ गए हैं, गोस्ट टाउन्स और बर्बाद जिंदगियां पीछे छोड़ गए हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए डरते हैं, जो अक्सर भयानक हिंसा देखते हैं या उसमें भाग लेने के लिए मजबूर होते हैं। बचपन का इनोसेंस चुरा लिया जाता है, ट्रॉमा और फियर की जगह ले लेता है। कम्युनिटीज फियर और डिस्ट्रस्ट से टूट जाते हैं, क्योंकि कार्टेल का इन्फ्लुएंस हर जगह फैल जाता है। पड़ोसी अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं और सोशल फैब्रिक टूट जाता है। इमोशनल डैमेज जनरेशंस तक रहेगा। वायलेंस के निशान गहरे हैं, न केवल उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो इसके माध्यम से रहते थे, बल्कि उनके बच्चों और पोते पोतियों को भी।
मैक्सिकन गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा काम है। उन्हें वायलेंस से ग्रस्त भूमि में पीस और ऑर्डर बहाल करने के कठिन काम का सामना करना पड़ता है। उन्हें एल मेंचो को पकड़ने और उसके कार्टेल को रोकने की जरूरत है, लेकिन उन्हें उन प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने की जरूरत है जो इन क्रिमिनल ग्रुप्स को फलने फूलने देती है। ये एक मल्टी फेसेटेड चैलेंज है जिसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस की आवश्यकता है। इसका मतलब है लॉ एनफोर्समेंट में सुधार, करप्शन से लड़ना और उन लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करना जो अदरवाइज क्रिमिनल ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं। इन रूट कॉजेस को एड्रेस करके ही लास्टिंग चेंज प्राप्त किया जा सकता है। एल मेंचो और सीजेएनजी के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कार्टेल अभी भी ऑपरेट कर रहा है, हालांकि ज्यादा प्रेशर में है। क्या होगा ये अनसर्टेन है, लेकिन स्टेक्स बहुत हाई है। एल मेंचो को पकड़ने या मारने से सीजेएनजी को नुकसान होगा, लेकिन शायद इससे मेक्सिको में ड्रग वॉर या वायलेंस खत्म नहीं होगी। एक कार्टेल को खत्म करने से अक्सर नए कार्टेल्स बनते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है, उन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए जो इसे बढ़ने में मदद करती है। इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ को मजबूत करना, फेयरनेस को बढ़ावा देना और युवाओं को क्रिमिनल वर्ल्ड में शामिल होने के अलावा अदर ऑप्शंस देना।